हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर में। और पूरा यार अच्छे से हम लोग समझेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके यार अगर हम वेटेज की बात करें तो नीट के एग्ज़ाम में आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन आसान आते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, लेकिन एक बड़ा चैप्टर है ना, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। देखो इसमें पता है बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कि अंदर से हमारा एटम दिखता कैसे है। तो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने हर किसी ने अपना अपना मॉडल दिया है ना, और अपना अपना मॉडल दिया और उसके हिसाब से कोई कोई थ्योरीज निकल के आई। तो हम लोगों को वो थ्योरीज पढ़ते जानी है, वो मॉडल पढ़ते हुए जाने हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हुए जाने। क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, थ्योरी समझते हुए चलेंगे और अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए मज़े से, अच्छे से एंजॉय करते हुए, है ना। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, कि यार अगर एक आपका एटम है तो उसके अंदर होता कौन कौन है। हमारे लिए यार 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आप लोगों को 3 ही पढ़ने हैं, इसके अलावा और कोई आपने सुन रखा हो तो उसको भूल जाइए अभी, है ना। हम लोगों को 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ने हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन भैया, प्रोटॉन भैया और न्यूट्रॉन भैया, है ना। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करेक्ट, सही है। हमको इनके मास और इनके चार्जेस हमें पता होने चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग यार अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg। ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना रहता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास कितना रहता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। करेक्ट। यहाँ से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जो देखो प्रोटॉन का मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम, लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रॉन इज हेवियर। देखो 1.674 और यहाँ पे 1.672, तो न्यूट्रॉन क्या रहता है? हेवी रहता है फिर भी। ठीक है। अच्छा, चार्जेस भी हमें पता होने चाहिए। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का कितना रहता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का कितना रहता है? 0 रहता है। न्यूट्रॉन का कितना रहता है? 0 रहता है। करेक्ट। ठीक है। यहाँ पे यार एक और टर्म, बेसिकली 2 टर्म हमको और पढ़नी है ना। 2 टर्म हमको यहाँ पे और पढ़नी है। एक आता है आपका एक आता है एक आता है आपका रिलेटिव मास। एक क्या आता है आपका? रिलेटिव मास। तो इलेक्ट्रॉन देखो क्या है? सबसे हल्का है, 10⁻⁻31 है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे हल्का है, 10⁻⁻31। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 0 लेके चलते हैं ना, कि यार इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। तो रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या लेके चलते हैं? 0। ठीक है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का हम लोग कोई भी मास कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही हल्का है, -10⁻⁻37 का है। ठीक है, सॉरी -31 का है ना। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का रिलेटिव मास आप 1 लेके चलते हो, न्यूट्रॉन का भी मास आप 1 लेके चलते हो। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास आप 0 लेके चलते हो। ठीक है। और क्या होता है? रिलेटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कितना लेके चलते हैं? -1। बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं हम इसमें? ये जो है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको आपने एक यूनिट मान लिया है। तो ये देखो माइनस लगा हुआ है बाहर, तो मैंने -1 दे दिया। यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है बाहर, तो इसको मैं क्या दे दूंगा? +1 दे दूंगा। तो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया? -1। प्रोटॉन का कितना हो गया? +1। और न्यूट्रॉन तो बोल रहे हैं हम तो 0 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनकी डिस्कवरी किसने करी? कि यार इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था कैथोड रेज से, है ना। उसने किसने करा था? जे थॉमसन। किसने करा था? जे थॉमसन भैया ने करा था। ठीक है। प्रोटॉन किसने करा था? गोल्डस्टीन ने। जब आपकी एनोड रेज डिस्कवर हुई थी तब आपका प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। और न्यूट्रॉन किसने करा था? चैडविक ने करा था। ठीक है। तो ये एक टेबल है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जिसमें आप लोगों को याद रखनी है चीजें, कि उनका चार्ज कितना है, उनका मास कितना है। ठीक है। रिलेटिव चार्ज कितना लेके चल रहे हैं, रिलेटिव मास लेके कितना लेके चल रहे हैं, किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी डिस्कवरी करी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो, ये चीज क्लियर है। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हेडिंग क्या है हमारी? सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमको कुछ कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, है ना। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, हमको कुछ
टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं ना, समझते जाइएगा, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number और डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं, चलो ऐसा करते हैं, है ना, हो सकता है कुछ बच्चों को यार एटॉमिक नंबर और मास नंबर में भी दिक्कत हो, तो सबसे पहले चलो मैं आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता देता हूँ, फिर वापस से आपको आइसोटोप्स की तरफ ले चलूंगा। ठीक है, देखो कोई सा भी अगर एलिमेंट, कोई सा भी अगर एटम है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अरे देखो वैसे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, आई होप आप लोगों को पता होंगी, लेकिन हम लोग तो सारी ही चीज़ें कवर कर रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एक एटम मैं ले लेता हूँ एक्स, है ना, कोई सा भी रैंडम मैंने एटम मान लिया एक्स। ठीक है, ये हो गया जेड, ये हो गया ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप किसी भी एटम को। ठीक है, ए क्या है, ये ए क्या है, ये ए क्या है, ये मास नंबर। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, मास नंबर। जेड क्या है, ये जेड क्या है, ये एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर में हम क्या क्या लेके चलते हैं, मास नंबर में हम लेके चलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं आपके मास नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, मास नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है हमें। एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। आपका एटम क्या होना चाहिए, इसके लिए न्यूट्रल होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताता है आपको एटॉमिक नंबर, लेकिन न्यूट्रल एटम में, और प्रोटॉन्स के बारे में तो वो हमेशा से ही बताता है। और मास नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, देखो यार जो मास नंबर है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो क्या मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। मैं क्या करूं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देता हूं, बेसिकली ए माइनस जेड। इस तरीके से आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आ जाओ वापस डेफिनेशन पे, देखो अब ये क्या बोल रहा है, आइसोटोप्स एटम है जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट क्या है, मास नंबर, डिफरेंट क्या है, मास नंबर। जैसे कि आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, तो यहाँ पे देखो मास नंबर क्या है, अलग अलग 1 2 3, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम 1 1 1 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके आइसोटोप्स हो गए। ऐसे देखो O16 होता है और O18 होता है ना, यहाँ पे 8 8 रहता है, ये सेम रहता है। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, और क्या होते हैं, एक वर्ड हो, एक और जो ऐसा टर्म होता है वो होता है आइसोबार। क्या होता है, आइसोबार। तो आइसोबार क्या होते हैं, अब आइसोबार क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे एटम्स जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन सेम एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम, एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। एटॉमिक नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे आर्गन 1840, ठीक है, जैसे कैल्शियम 2040, तो यहाँ पे देखो क्या मास नंबर दोनों का सेम है, हाँ है ना, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर है ना, वो दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। आ रही है बात समझ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। और देखो तीसरा क्या है आपका,
आइसोटोन्स। क्या होता है? आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? इनमें सेम होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड से। मतलब जो ए माइनस जेड होगा, ए माइनस जेड होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे, आपको उससे चीजें दिमाग में फिट होते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे देखो सिलिकॉन 1430, फॉस्फोरस 1531। जरा ऐसा करो, न्यूट्रॉन्स निकाल दो, दोनों में न्यूट्रॉन्स निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? ए माइनस जेड, 30 माइनस 14 कितना चल रहा है? 16 न्यूट्रॉन आ गए। 31 माइनस 15 कितना आ गया? अगेन 16 आ गया। तो ये क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। इनके पास क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना। तो न्यूट्रॉन हम चेक कर लेंगे ए माइनस जेड से, हमको पता चल जाएगा कि यार कौन से आपके आइसोटोन्स हैं, कौन से आइसोटोन्स है। क्लियर है ना? कोई देखो डिफिकल्ट नहीं है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना। अब ये देखो, ये इनमें क्या होता है? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? इनमें सेम रहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन क्या? सेम। इलेक्ट्रॉन क्या? सेम। जैसे देखो एग्जाम्पल देखें, जैसे देखो CO N2 CN माइनस, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चेक कर लेते हैं। कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं भैया। ऑक्सीजन में 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 14 आए। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 ही होते हैं भैया, लेकिन कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 7 इंटू 2, यहाँ पे भी कितने आ गए? 14। साइनाइड CN माइनस क्या है? साइनाइड आयन। कार्बन में कितने होते हैं? 6, नाइट्रोजन में कितने? 7, और एक देखो इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो यहाँ क्या हो गया? 14। यह क्या हो गया? 14। ऐसे ही देखो एक और आपको दिखाऊं तो जैसे देखो NO प्लस, इसमें देखो नाइट्रोजन है तो कितने? 7, ऑक्सीजन है तो कितने? 8। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो यहाँ पे -1 कर दो, ये भी कितना आ गया? 14। तो देखो सारे के सारे जो स्पीशीज हैं, सारे के सारे स्पीशीज हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन्स गिन लेना ना यार, इससे ज़्यादा आसान क्या ही मिलेगा है। इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स गिन लेंगे, करेक्ट। ऐसे ही एक और टर्म होता है आइसोडाइफर्स। ठीक है। अब ये क्या होता है? ऐसे एटम्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर। अब आइसोटोपिक नंबर क्या होता है? आप लोग ये पूछोगे। आइसोटोपिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है आइसोटोपिक नंबर। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ये बताइए कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? Z से, तो इसको माइनस कर दो। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दिया। मतलब ऐसे स्पीशीज जिसमें A माइनस 2Z सेम हो, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोडाइफर्स। और A माइनस 2Z को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक नंबर, या फिर इसे क्या बोला जाता है? कई बार इसे आप न्यूट्रॉन एक्सेस भी बोल सकते हो, या फिर इसे कई बार आप न्यूट्रॉन एक्सेस भी बोल सकते हो। क्लियर, कोई समस्या नहीं है ना। अब बोलोगे एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। तो जैसे देखो नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 17, ये लिया। आपको क्या निकालना है? A माइनस 2Z। तो A क्या है? ये माइनस 2Z, 2 इंटू 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 15 माइनस 14, यहाँ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ करो 17 माइनस 2 इंटू 8 विच इज 16, तो 17 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये आइसोडाइफर्स हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में?
ठीक है, ये होते हैं आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इस सब की बात कर ली यार हमने। ठीक है, इस सब की बात कर ली। आपसे देखो कुछ नहीं, आपसे क्या बोलेगा, दो एलिमेंट दे दिया सपोज करो आपको बोलेगा कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो देख लेना कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। ये बोलेगा क्या ये आइसोटोन्स हैं, तो देख लेना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है या नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो और भी जैसे हम कुछ चीज़ पढ़ना चाहें तो कुछ आपके 3 तरीके की आपकी रेज होती है ना, 3 तरीके की आपकी रेज होती हैं। ठीक है, 3 तरीके की आपकी रेज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है अल्फा रे, एक होती है अल्फा रे, एक होती है बीटा रे, और एक होती है गामा रे, है ना। अब ये देखो बहुत हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वैसे इसके बारे में आपको डेफिनेशन पूछना या ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। ठीक है, हमको जो मेनली पता होना चाहिए वो अल्फा रे पता होना चाहिए। अल्फा रे क्या होती है? अल्फा रे होता है आपका डबली चार्ज्ड हीलियम एटम। जैसे हीलियम एटम ले लो, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 2+ चार्ज आ जाएगा। तो डबली चार्ज हीलियम एटम, तो ये होता है, ये होता है अल्फा पार्टिकल, ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और यही जब भागता है तो वो अल्फा रे बन जाती है। यही क्या होता है आपका? यही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। यही होता है आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें क्या पूछा जाता है आपसे? इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें 2 चीज़ें आपसे पूछ सकता है। एक पूछ सकता है आयनाइजेशन पावर, अल्फा बीटा गामा की किसकी ज़्यादा किसकी कम। एक होता है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, एक पूछ सकता है आयनाइजेशन पावर, और एक हो सकता है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, आयनाइजेशन पावर मतलब कितना वो बलशाली है, कितना वो ताकतवर है, कितना इजीली वो सामने वाले को आयनाइज कर सकता है। मतलब बेसिकली आयनाइजेशन पावर मास पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो मास सबसे ज़्यादा किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का उससे हल्का, और गामा तो सबसे हल्का रहता है। तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी रहती है? सबसे ज़्यादा किसकी रहती है? अल्फा की सबसे ज़्यादा रहती है, देन बीटा एंड देन गामा। और पेनिट्रेशन क्या होता है? जैसे ये आपका कोई सरफेस है ना, जैसे ये आपका ये पेन देख लो, ये कोई सरफेस है, तो इसको पेनिट्रेट करना, इसको पेनिट्रेट करना, ये कोई सरफेस है, इसको पेनिट्रेट करना, तो वो है पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी हो पाएगी? जो सबसे हल्का होगा वो सबसे क्या कर लेगा? इजीली पेनिट्रेट कर लेगा। करेक्ट। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है? आपकी गामा की सबसे ज़्यादा होती है। फिर बीटा और अल्फा क्योंकि सबसे भारी होता है, उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। हाँ या ना? ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब कुछ हथियार चाहिए होंगे हमें, है ना। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ? कुछ हथियार दे रहा हूँ, है ना। भैया बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो? ये हथियार वो हैं, मतलब बेसिकली ज्ञान है ये, है ना, या इसको चाहो तो ज्ञान लिख लो, है ना, जो कि हमें इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। बेसिकली यूनिट्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि यार इस चैप्टर में मैं यूनिट कौन से यूज़ करने वाला हूँ। देखो, जो मेजरली 2 यूनिट आपके चलेंगे वो चलेंगे, एक तो डिस्टेंस का, ठीक है, एक तो डिस्टेंस का, और एक चलेगा एनर्जी का, है ना। हाँ, एक चलेगा डिस्टेंस का और एक चलेगा एनर्जी का। एक सेकंड रुक जाइए यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ठीक है, हाँ ठीक है, एक चलेगा आपका एनर्जी का और एक चलेगा डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस के यूनिट की। तो डिस्टेंस के कितने यूनिट होते हैं आपके? मेजरली जो आप यूज़ करने वाले हो वो 2 करने वाले हो। एक करने वाले हो नैनोमीटर, एक करने वाले हो एंगस्ट्रॉम। क्या रिलेशन है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं? A0 इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर सपोज करो अब आपके पास नैनोमीटर में दे रखा है, एंगस्ट्रॉन्ग में निकालना है, ऐसा कुछ अगर करना है, तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन्ग में क्या रिलेशन रहता है? एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 10 इंटू नैनोमीटर, 10 इंटू नैनोमीटर। ये होता है आपका, ये होता है रिलेशन, ये होता है रिलेशन। ये किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की यूनिट की। और ऐसे ही आपका एक और जो क्वांटिटी है वो है एनर्जी। तो एक और हमको जो बात करनी है वो बात करनी है यूनिट्स ऑफ एनर्जी की। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, देखो वैसे तो मेनली आपकी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन यहाँ पे एक और यूनिट आ रही है एनर्जी की जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाला है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या कन्वर्जन रहता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
ठीक है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। ईवी का फुल फॉर्म क्या है? ईवी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। बस ये क्या है? एक यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और कई बार बहुत रेयरली आपको एक और यूनिट दिख सकती है, अर्ग्स, है ना। सीजीएस यूनिट रहती है वो एनर्जी की, तो उसमें क्या रिलेशन रहता है? 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग्स, 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है। ठीक है, ये तो देखो बहुत रेयरली मिलेगा, ये तो आपको बहुत रेयरली मिलेगा। ये है मेजर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में हमको कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें देखना, यूज़ करेंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या स्टार्ट हो रहे हैं? आपके एटॉमिक मॉडल स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब देखो, अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज रखी और अलग अलग उनके मॉडल्स आए कि उन्होंने ये बोला कि देखो यार एटम ऐसा दिखता है, देखो यार एटम ऐसा दिखता है। उन्होंने अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट करा, ठीक है। तो सबसे पहला जो थ्योरी आई थी वो किसकी आई थी? जे थॉमसन भैया की। जे थॉमसन भैया की सबसे पहले थ्योरी आई, जे थॉमसन मॉडल आया, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इनके मॉडल को और क्या बोला जाता है? इनके मॉडल को और क्या बोला जाता है? और इनके बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, ये भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? और बोला जाता है वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। ये 3 नाम है इसके, जे थॉमसन भैया ने ये दिया था। अब बोलोगे ठीक है भैया, ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है, ये बोले क्या ये बताओ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एटम को एग्जैक्टली कंपेयर कर दिया वाटरमेलन के साथ, है ना। एग्जैक्टली कंपेयर कर दिया वाटरमेलन के साथ। देखो इन्होंने बोला ये देखो, ये ऐसा स्फेयर है, आपका जो एटम है वो स्फेयर है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है ना। अब जैसे वाटरमेलन में क्या होता है? वाटरमेलन में आपका रेड हिस्सा होता है, तो इसमें भी भैया ऐसा कुछ हिस्सा है जिसको मैं रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ। और वाटरमेलन में क्या होती हैं भैया? वाटरमेलन में और ब्लैक सीड्स होती है ना, हमने देखी है, हमने खाई भी हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सीड्स का कंपैरिजन करा गया, वो कंपैरिजन करा गया इलेक्ट्रॉन से, कि जैसे आपके सीड्स वाटरमेलन में बीच बीच में फंसी हुई होती हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे बीच बीच में फंसे हुए हैं। आई होप ऐसे दिख रहा होगा ये, है ना। ये ब्लैक कलर का ही लिया है मैंने, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, ठीक है। देखो ये क्या बोला गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, इलेक्ट्रॉन्स बीच में फंसे हुए हैं, और ये जो रेड वाला हिस्सा है, इसको किससे कंपेयर करा? ये जो रेड वाला हिस्सा है टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास। मतलब जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो तो भैया पूरा फैला हुआ है पूरे एटम के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये बोला जे थॉमसन ने, ठीक है। अब बताओ क्या ऐसा दिखता है कि हमारा एटम? ऐसा तो नहीं दिखता। हमें तो आज पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आसपास घूम रहा है न्यूक्लियस के, और सेंटर में आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन उस टाइम तो ये नहीं पता था, आज तो हमें पता है, आज हम लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं पता था। तो जे थॉमसन ने भैया ने बोल दिया कि यार ऐसा कुछ मेरा मॉडल दिखता है। तो सारे के सारे साइंटिस्ट लोग बैठे, कमेटी बैठे कि आ जाओ इनका मॉडल टेस्ट करते हैं। जब इनका मॉडल टेस्ट करा तो ड्रॉबैक निकले, कुछ क्या निकले? ड्रॉबैक निकले। क्या ड्रॉबैक निकले? एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उस रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए और जो जे थॉमसन ने अपना मॉडल बताया था, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो ड्रॉबैक क्या होता है? जे थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या है कि इट कुड नॉट explain Rutherford's alpha particle
स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड भैया ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, उसको उसके जो रिजल्ट आए और जो जे जे थॉमसन मॉडल ने जो बोला था, वो दोनों क्या कर गए, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, तो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया जे जे थॉमसन तुम्हारा मॉडल इतना अच्छा नहीं है, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बोला कि रदरफोर्ड भाई तुमने जे जे थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट तो कर दिया, ठीक है, अब जरा तुम अपना एक्सपेरिमेंट समझाओ तो सही, तुमने करा क्या, ऐसा करा क्या, ये बताओ। और फिर रदरफोर्ड से ही पूछा गया कि तुम बताओ कि यार एटम कैसा दिखता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, ये चीज़ पहले समझते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैंने वो अभी आपको बताया था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम ले लो, उस पर 2 ऐसे चार्ज ले लो, तो हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, डबली चार्ज हीलियम एटम, डबली चार्ज हीलियम एटम। इसे कई बार हीलियम का न्यूक्लियस भी बोला जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, ये चीज देखिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था कि इन्होंने एक ऐसा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे। एक लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है भैया, अल्फा पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़े दूर ही इन्होंने रखी एक लेड की स्लिट रखी। ठीक है, क्या रखा, लेड स्लिट, लेड स्लिट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। ठीक है, लेड स्लिट क्यों रखी गई, ताकि एक डायरेक्शन मिल सके अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो सारे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो एक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल सके, इसलिए आपका अल्फा पार्टिकल, इसलिए हमने एक स्लिट लगाई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल वहां से पास हुआ। फिर हमने थोड़ी ही दूर क्या लगाई, एक गोल्ड की फॉइल लगाई। क्या लगाया, ठीक है, क्या लगाया, गोल्ड की फॉइल लगाई। ये क्या लगाया, ये हमने लगाई गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल। अब क्या हुआ होगा, ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकला तो सही, बिल्कुल नहीं निकला, और ये गोल्ड की फॉइल से जाके ऐसे टकराया होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीछे हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी, पीछे हमने क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, और स्क्रीन पे किसकी कोटिंग कर दी, ZnS की कोटिंग कर दी। ठीक है, ये है आपकी स्क्रीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं ZnS स्क्रीन। अब ZnS स्क्रीन किसके लिए है, ZnS स्क्रीन है टू ऑब्जर्व सिंटिलेशन ऑब्जर्व करने के लिए है ZnS। सिंटिलेशन क्या होता है, जैसे देखो आपने ये स्क्रीन लगाई, एक रे यहां से जाके टकराई, मान लो एकदम पूरा पिच डार्क हमने रूम कर रखा है। ठीक है, ये आपने स्क्रीन लगाई, तो यहां से आपकी एक रे गई और इस पे टकराई, तो यहां पे क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्या बनेगा, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, सिंटिलेशन बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, सिंटिलेशन। तो ZnS की स्क्रीन लगाई, ZnS की स्क्रीन क्यों, सिंटिलेशन ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर फ्लोरोसेंस भी इसे हम बोलते हैं। अब क्या देखा गया कि यार यहाँ पे आपके अलग अलग जगह पे फ्लोरोसेंस आया, मतलब अलग अलग जगह पे क्या आया, सिंटिलेशन आया, अलग अलग जगह पे सिंटिलेशन आया। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल गया था, ये जरूर टकराया होगा स्क्रीन से, तभी तो सिंटिलेशन आया। तो आपका अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ है, अलग अलग जगह डिफ्लेक्शन हुआ है, अलग अलग जगह डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। अब ये जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, तो अब ऑब्जर्वेशन निकली कि भैया ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बताओ। ऑब्जर्व क्या क्या करी गई चीजें, ऑब्जर्वेशन अब हमको पढ़नी है, ऑब्जर्वेशन हमको पढ़नी है कि क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन ये करी गई कि यार जो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल थे उनमें डिफ्लेक्शन नहीं आया, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मेजॉरिटी बोले तो 99%, मेजॉरिटी बोले तो 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, वो क्या करे, सीधे चले गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। अच्छा, फ्यू अल्फा पार्टिकल, जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे, फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, छोटे मोटे एंगल से वो उनका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। मैं भी डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, है ना। आपका छोटे मोटे एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 in 20,000, बहुत ही रेयर, 1 in 20,000 was deflected from an angle of 180 डिग्री। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि यार मेजॉरिटी वाला अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, डिफ्लेक्शन कोई नहीं आया। कुछ अल्फा पार्टिकल में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आया और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जिसमें 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका एटम का स्ट्रक्चर बना। ये रहा आपका एटम, देखो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या गिरा, स्ट्रेट गया, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट गया, ये गया। ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या गया, ऐसे स्ट्रेट गया, देखो। ठीक है, ये यहां पे ऐसा एरो बना दो, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, मतलब कोई भी उनमें डिफ्लेक्शन नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ का डिफ्लेक्शन आया। अब डिफ्लेक्शन क्यों आया होगा, देखो यार, आपका जो अल्फा पार्टिकल है उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना। ठीक है, और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जरूर बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आपका बैठा होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन आया होगा। पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कुछ अल्फा पार्टिकल आए और उन्होंने ऐसा डिफ्लेक्शन खाया, अगेन कुछ और अल्फा पार्टिकल आए, उन्होंने ऐसा डिफ्लेक्शन खाया। अरे बात समझ में, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स थे जो डायरेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज से भिड़ने गए, और जब भिड़ने गए तो उनमें क्या रिपल्शन आया, 180 डिग्री का, कि भैया ऐसे गए थे और डायरेक्टली ऐसे मुड़ के आ गए, 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। तो अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा, तो किसने करा, रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा। दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर was known as nucleus. This positive charge sphere was known as न्यूक्लियस। तो भैया न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड से। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड ने देखो यार अपना एक्सपेरिमेंट बता दिया, उसके एक्सपेरिमेंट के कैसे कैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई ये सब बता दिया। फिर उससे पूछा गया कि भैया तू तो मॉडल बता, कि ठीक है तूने सारे के सारे ज्ञान दे दिया है कि मैंने ये करा, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा, अब मॉडल क्या है आपका ये बताइए। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड ने बोला कि यार एटम के देखो दो हिस्से होते हैं, कोई सा भी अगर एटम है तो उसके दो हिस्से होंगे। क्या होंगे, एक तो होगा न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर रहता है, वेयर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। अच्छा, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियस आपका एक हिस्सा है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एट द सेंटर, है ना, एट अ सेंटर। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरे हिस्से को बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरे हिस्से को क्या बोला? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसका मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के आसपास चक्कर काट रहा है इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब इतना सब कुछ जब रदरफोर्ड ने बताया तो कुछ कुछ उसने रिजल्ट भी बताए, कुछ कुछ उसने रिजल्ट भी बताए कि क्या क्या रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स क्या क्या रिजल्ट्स थे किसके? रदरफोर्ड के। किसके? रदरफोर्ड के। तो सबसे पहले उसने जो रिजल्ट बोला वो बोला कि जो रेडियस है एटम का और जो रेडियस है न्यूक्लियस का, उसका एक फिक्स्ड ऑर्डर है। जो रेडियस है एटम का वो लगभग लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर के मैग्नीट्यूड का है, इतने ऑर्डर का है। और जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो लगभग लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर के मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। ये पहला रिजल्ट आया। दूसरा जो रिजल्ट आया कि यार अगर आपको रेडियस निकालना है किसी भी न्यूक्लियस का, कोई सा भी एटम दे दो, उसका मुझे रेडियस निकालना है, तो वो रेडियस कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है R0 इंटू ए की पावर 1/3 से। ठीक है, ये पहले तो ये समझिए R क्या है? ये है रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस। कोई सा भी न्यूक्लियस दे दो आपको, है ना, उसका रेडियस R है। वो कैसे निकालेंगे? R0 इंटू ए की पावर 1/3। R0 क्या है? एक कांस्टेंट है। R0 क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर, है ना। जैसे सपोज करो आपको एल्यूमिनियम का रेडियस बोल रहा है, ये बोल रहा है एल्यूमिनियम का रेडियस है, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस। तो देखो आपको रेडियस निकालना है किसके? एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस। तो कैसे निकालोगे? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -15। एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना होता है? 27 की पावर 1/3। ऐसे कुछ नहीं, ए की वैल्यू डाल देंगे ना यार, ए की वैल्यू डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड का मॉडल हुआ। अब इसमें भी क्या है? ड्रॉबैक्स आए। इसमें भी क्या है? ड्रॉबैक्स आए, है ना। देखो यार, कोई सा भी मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। ये सारी क्या है? थ्योरीज हैं। एक थ्योरी आती है, उसके कुछ ड्रॉबैक आते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नई थ्योरी आती है, फिर उसके ड्रॉबैक आते हैं, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही चलती है थ्योरी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल चलता है ना, एक्सपेरिमेंटेशन, वो ऐसे चलता है। एक आया रिजेक्शन, एक आया रिजेक्शन, ऐसे धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था कि इसने बस क्या बोल दिया कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में। ये नहीं बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, कि यार अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल्स हैं या नहीं है, ऑर्बिट्स हैं या नहीं है। मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भैया अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके बारे में ये कोई भी बात नहीं कर पाया था। ठीक है, अच्छा, और 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 क्या ड्रॉबैक था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एक एटम की वो स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया, एक एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाया था रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि देखो पहले के हिसाब से कैसे चलता था कि यार जैसे देखो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा सपोज करो इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन क्या इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास। सही बात है, सही बात है। लेकिन पहले की क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, पहले की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी के हिसाब से, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है। सुनना ध्यान से बात है ना, क्या ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन? हाँ। ये सर्कुलर मोशन में है, तो अब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। हाँ, ये चीज़ फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग। सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। वो रेडिएशंस एमिट करेगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वक्त के साथ कम होती जाएगी? हाँ, रेडिएशन एमिट करते जाएगा, जैसे जैसे एमिट करते जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो उसका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं होके ऐसे स्पाइरल होना चाहिए था। देखो, पहले से घूम रहा है, रेडिएशन एमिट करते जा रहा है, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, 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 और धीरे 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 इतनी कम हो जाएगी कि वो धड़ाम से न्यूक्लियस में जाके ही भिड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो एटम है वो स्टेबल नहीं हुआ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाके भिड़ गया? न्यूक्लियस पे जाके बैठ गया, तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। तो ये आपका जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, एक एटम की स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया था। क्लियर? ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद कौन सा मॉडल आता है? बोहर मॉडल, है ना। लेकिन हम लोग डायरेक्टली बोहर मॉडल नहीं पढ़ते हैं ना, तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन सी थ्योरीज थी, ऐसी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिसने हमें बोहर मॉडल तक हमें लेके गए। जे थॉमसन आया, रिजेक्ट कर दिया गया। रदरफोर्ड आया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कौन आएगा? बोहर मॉडल। लेकिन ये जो गैप है रदरफोर्ड से बोहर मॉडल का, हमको बोहर मॉडल के लिए पहले कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ थ्योरीज समझनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बोहर मॉडल पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम बोहर मॉडल पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है? डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अब तक तो केवल और केवल थ्योरी थी, है ना। यहां से आपके न्यूमेरिकल से हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, जैसे देखो लाइट होती है वो क्या होती है? लाइट क्या होती है? एक वेव होती है ना। आप लोगों ने अब तक में भी पढ़ रखा होगा कि लाइट क्या होती है? एक वेव होती है। लेकिन लाइट का क्या रहता है? डुअल नेचर रहता है। मतलब लाइट एक वेव तो है ही है, लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है। तो लाइट के कैसे कितने नेचर होते हैं? दो, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पढ़ेंगे अभी हम लोग, सुनो। ठीक है। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब है, डुअल नेचर का मतलब है दो नेचर हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। जो वेव नेचर होता है ना, जो वेव नेचर होता है, ये मेजरली आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। जैसे इसके फिनोमेना कौन से होते हैं? जैसे इसके फिनोमेना होते हैं रिफ्लेक्शन, फिजिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल। रिफ्रैक्शन, फिजिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। इंटरफेरेंस, ठीक है। डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? मेजरली फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो वेव नेचर कहाँ पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है। पार्टिकल नेचर के कौन कौन से फिनोमेना है? पार्टिकल नेचर के जो फिनोमेना है वो है आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। अभी ही थोड़ी देर में ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है? जो ये वेव नेचर रहता है ये क्या रहता है? कंटिन्यूस रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो ये क्या रहता है? कंटिन्यूस इन नेचर रहता है, दिस इज कंटिन्यूस। और जो पार्टिकल नेचर होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। ठीक है। वेव नेचर कंटिन्यूस नेचर का रहता है और पार्टिकल नेचर डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है ना। वेव नेचर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसमें एक दो फॉर्मूला आता है, वो चीज़ हम थोड़ा बहुत देख लेंगे वहाँ से। देखो वेव नेचर, लाइट एक वेव है, बिल्कुल सही बात है। लाइट एक वेव है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लाइट एक पार्टिकल भी है, ये भी बिल्कुल सही बात है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है। जैसे वेव नेचर कैसे? देखो ये रहा आपका
ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मान लो वेव चलना स्टार्ट करी, ये चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, ये देखो ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, ये ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, करेक्ट। ऐसे ऐसे आपकी लाइट वेव चलती जाएगी, देखो, चलो देखो एकदम अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, देखो ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी आपकी वेव, करेक्ट, सही है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्रेस्ट, ये आपका हो गया दूसरा क्रेस्ट, तो ये कौन सा हो गया आपका दूसरा क्रेस्ट। तो जो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर आप टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ भी ले सकते हैं, एक ही बात है, या फिर आप टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ भी ले सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। इसको क्या बोला जाता है, उसकी वेवलेंथ, इसको क्या बोला जाता है, उसकी वेवलेंथ, उसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। ये हाइट देख पा रहे हैं, ये हाइट कौन सी, ये वाली हाइट, ठीक है, ऐसे ये वाली डेप्थ, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ क्या रहेगी, कुछ ना कुछ क्या रहेगी, वेव की स्पीड या फिर वेलोसिटी रहेगी, है ना। तो ऐसे ही एक और जो टर्म आता है वो क्या आता है, वेलोसिटी, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का तो सेम मतलब इजी सा ही वो रहेगा, जो एक्सप्लेनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, करेक्ट। एक और जो यहां पे टर्म आता है वो क्या आता है, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, 1/λ। वेव नंबर को क्या बोला जाता है, 1/λ बोला जाता है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू बार से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार से। वो कैसे निकलता है, 1/λ से आपका वेव नंबर निकलेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। एक और बात यहाँ पे, एक और जो टर्म आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी, कि भैया क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी पर सेकंड कितनी वेव्स पास हो रही हैं, पर सेकंड क्या क्या वेव्स हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका अगर हम यूनिट की बात करें, ये सारे वर्ड सुन रखे होंगे और आप फिजिक्स में सुनोगे भी बहुत अच्छे से। इसकी जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, हर्ट्ज, और ये क्या रहता है, सेकंड इनवर्स, मतलब हर्ट्ज भी होती है यूनिट, या फिर आपकी सेकंड इनवर्स भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये वेव नेचर का, इसी के ही साथ में जो वेव नेचर का एक आपने पढ़ा होगा मे बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, है ना। एक और आपकी होती हैं, ये तो पूरा चैप्टर ही होता है यार आप लोगों का फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिल्कुल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बिल्कुल होती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे के क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, और इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए, मतलब ये स्पेस में, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, अगर इन्हें ट्रैवल करना है तो इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, सही है, ठीक है। कोई इनको मीडियम की जरूरत नहीं, स्पेस वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाते हैं। और कौन सी स्पीड से मूव करती हैं, दे मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये मूव करती हैं, ये स्पीड से ये मूव करती हैं, ठीक है। इसका अगर जैसे हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखें, जैसे देखिए एक सेकेंड, यहाँ देखो, जैसे सपोज करो मैं कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहूँ, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक आपका, ये एक एक्सेस हो गया,
ठीक है, ऐसे ही ये एक्सेस हो गया और एक सपोज करो ये एक्सेस हो गया। ठीक है, ये आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे जिस भी रूम में आप बैठे हो उसका एक कोना पकड़ लो, उसका एक कोना देखो, तो ये आपको देखो कोना दिख रहा होगा, है ना, ये आपको कोना दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, सपोज करो वाई एक्सेस में लेता हूँ मैं, ये वाई एक्सेस है, सपोज करो ये एक्स एक्सेस है, सपोज करो ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे मैंने क्या ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। ठीक है, ठीक है, सपोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो सपोज करो ये वाई एक्सेस में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं सपोज करो जेड एक्सेस पे ले लेता हूँ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ठीक है, तो जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव रहेगा, मतलब वेव किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वेव आपकी मूव करती है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी। मतलब जो प्रोपोगेशन है वेव का किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन या फिर बोल दो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, ये है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एक्स एक्सिस में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना, क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है। कितनी स्पीड से चलती हैं ये, दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। और एक फॉर्मूला रहता है आपका कि जो स्पीड होती है दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एफ से मैं फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप अगर यार कोई मॉड्यूल करेंगे, कोई बुक करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है इस म्यू से रिप्रेजेंट करा हुआ मिल जाए आपको, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, हो सकता है, लेकिन मैं एफ से करने वाला हूँ। ठीक है, तो सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एफ इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेव लेंथ, वेव लेंथ। ठीक है, ठीक है, इसी के ही बेसिस पे कुछ कुछ आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले एक बार आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ, है ना। जैसे देखो क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध दो होती हैं, नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो उनका एक स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, मतलब उनका एक अरेंजमेंट है उन सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जगह लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उनका अरेंजमेंट क्या है, जो आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है ये हमको देखना है। देखो सबसे पहले क्या आती है आपकी कॉस्मिक रे। मैं बताता हूँ कि यार कैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले कौन आती है आपकी कॉस्मिक रेस, ठीक है। फिर कौन सी आती है आपकी गामा रेस, है ना, या ऐसे, चलो गामा रेस, ठीक है। फिर कौन सी आती है आपकी एक्स रेस, फिर अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस, नाम सुना होगा बिल्कुल, यूवी रेस, करेक्ट। फिर कौन सा आता है आपका, फिर कौन सा आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन क्या होता है, वेबग्योर। विजिबल रीजन क्या होता है, विजिबल रीजन क्या होता है, विजिबल रीजन होता है वेबग्योर, विजिबल रीजन होता है आपका वेबग्योर, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या रहती है आपकी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या हमें याद रखना है, बिल्कुल, है ना, ये चीज़ याद रखनी है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, मतलब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, ठीक है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो गई,
सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? कॉस्मिक रेज की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव्स की। ठीक है, अब जरा ऊपर देखना, यहाँ देखो, C इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्या ये जो C है ये कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये तो कांस्टेंट है, वैल्यू ही लिख दी मैंने, वैल्यू ही लिख दी, ये कांस्टेंट है। तो जो वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है, क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? हाँ, अगर यार वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसको क्या इसको घटना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो लिख सकता हूँ वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है? इनवर्सली रिलेशन है इनका। तो अगर लेफ्ट टू राइट में अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, और ये विबग्योर जो विजिबल रीजन है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? लगभग देखो हम लोग यहाँ पे है ना फिक्स्ड वैल्यू की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? यार मैं एक फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं बता सकता कि कहाँ पे अल्ट्रावायलेट खत्म हो रहा है ना, और कहाँ पे विजिबल स्टार्ट हो रहा है। मैं एक फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं बता सकता। ये क्या है? मिक्स है। ये क्या है? कंटिन्यूस है। तो लगभग हम लोग जो विजिबल रीजन होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग तक हम लोग लगभग मानते हैं ना। कहीं आप बुक्स देखोगे तो वहाँ पे 7500 भी लिखा हुआ होगा। एक मोटा मोटा आइडिया अगर हम लें तो इतने से इतने तक मैं विजिबल रीजन मान सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब इस पे अब क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन से ही हमको सारी चीज़ें समझनी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड फ्रीक्वेंसी of lowest wavelength and highest wavelength of फ्रीक्वेंसी निकालनी है लोएस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन। विजिबल रीजन है जो वो, उसका लोएस्ट और हाईएस्ट जो वेवलेंथ है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? लोएस्ट क्या था विजिबल रीजन का लोएस्ट क्या था? लैम्डा मिनिमम क्या था? 4000 एंगस्ट्रॉम। सही है, तो उसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो। 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 विच इज़ व्हाट? 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। हाँ या ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मेरे को क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। मुझे पता है C इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? C बाय लैम्डा। आया ना? बिल्कुल सही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? C बाय लैम्डा। C क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 3/4 और ये ऊपर जाएगा तो 8 और +7 10 टू द पावर 15। यूनिट क्या लिखोगे? हर्ट्ज लिख दो या फिर सेकंड इनवर्स लिख दो, एक ही बात है ना। सेकंड इनवर्स लिख दोगे वो भी एक ही बात है। ठीक है, अब बताओ लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्सिमम क्या है? 8000 एंगस्ट्रॉम मान लो, है ना। 4000 से 8000 मान सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 8000 इंटू 10 टू द पावर -10, ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालें, बिल्कुल। C बाय लैम्डा, C कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8 इंटू 10 टू द पावर 15। ये क्या आ गया? हर्ट्ज आ गया। ये क्या आ गया? हर्ट्ज आ गया। करेक्ट है? बताइए, कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे अगर वेवलेंथ मिनिमम थी तो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकली है, ये क्या निकली है? ये मैक्सिमम निकली है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दे आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताइए। ठीक है, यहां पे अगर वेवलेंथ मैक्सिमम थी तो जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो क्या निकलेगी? मिनिमम निकलेगी। तभी देख लो यहाँ पे क्या फैक्टर आया? 3/8। यहाँ पे क्या है? 3/4। तो ये बड़ी है ना यार, 3/4 बड़ा होता है 3/8 से। क्लियर? तो ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये होता है वेव नेचर, ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पार्टिकल नेचर। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर में भी
क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? मतलब दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक बार समझ में आएगा, उसके कॉन्सेप्ट हम लोग अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जो फिनोमेना पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये पहला फिनोमेना है, ठीक है। इसको और क्या बोला गया था? इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोल सकते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी हम इसे बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्लैंक भैया ने दिया था ये सब कुछ, जो थ्योरी व्योरी दी थी, ये किसने दी थी? प्लैंक भैया ने दी थी। तो उन्हीं के ही नाम पे थ्योरी आएगी ना यार। वो अगर बोलेंगे तो वही, उन्हीं के तो नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। आपका और मेरा तो यूज़ होगा नहीं, आपका और मेरा तो यूज़ होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो किस पे करा? ब्लैक बॉडी पे करा। पहली बात ये कि ब्लैक बॉडी ज़रूरी नहीं कि ब्लैक कलर की हो, है ना। ये अजम्पशन रहता है कि यार ब्लैक बॉडी तो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी है। ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी। ब्लैक बॉडी, सुनिए, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। ये क्या है? एक आइडियल बॉडी है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक आइडियल बॉडी होती है विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। उस सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। ब्लैक बॉडी क्या है? एक आइडियल बॉडी है विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। सारी फ्रीक्वेंसी की वो क्या करती है? एमिट करती है, ठीक है। और जो वो रेडिएशंस एमिट करती है, रेडिएशंस एमिटेड आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तभी देखो पार्टिकल नेचर को क्या बोला जाता है? डिसकंटिन्यूअस, आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। रेडिएशंस एमिटेड आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। और क्या है? और पॉइंट क्या है? रेडिएशंस एमिटेड आर स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी। रेडिएशन जो एमिट हो रहे हैं वो क्या है? स्मॉल पैकेट या फिर बंडल हैं, किसके? एनर्जी के, ठीक है। कैसे? अब सुनना ध्यान से। जैसे देखो, ये रही आपकी ब्लैक बॉडी। ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ये क्या है? ब्लैक बॉडी। ये क्या कर रही है? रेडिएशंस एमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकती है। एमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है। जो रेडिएशंस हैं जो एमिट कर रही हैं या फिर एब्जॉर्ब कर रही है, वो क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स हैं या फिर बंडल हैं, किसके? एनर्जी के। मतलब देखो, ये एक पैकेट गया, ये एक पैकेट गया, ये एक पैकेट गया, ये एक पैकेट गया, ठीक है। देखो डिसकंटिन्यूअस है ये एक पैकेट और ये एक पैकेट। क्या इन दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल, देखो गैप है। तो क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस है। और इन्हीं पैकेट को, ये बेसिकली क्या है? दीज आर स्मॉल पैकेट्स बोल सकते हैं इन्हें हम लोग, या फिर हम लोग इन्हें बंडल्स बोल सकते हैं, किसके? एनर्जी के। इन स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है? क्वांटा, या फिर आप इसे फोटॉन्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इन्हें फोटॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मेजरली आप लोग फोटॉन्स ही बोलोगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो स्मॉल पैकेट्स हैं या फिर बंडल्स हैं, वो किसके? एनर्जी के हैं। तो अब इनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग? एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है। मैं सपोज करो ईपी बोल देता हूं, उसे ईपी बोल देता हूं। तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं तो वो क्या होता है? h इंटू एफ। एच क्या है? एच है आपका प्लैंक्स भैया का कांस्टेंट। एच क्या है?
प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू बड़ी गंदी है ना, लेकिन याद तो रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट है और बहुत जगह काम आएगा, है ना, तो वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ये है आपका एनर्जी ऑफ फोटोन। कैसे निकालते हो, H इंटू एफ। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी को मैं c बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन का दूसरा फॉर्मूला क्या आता है लैम्डा के टर्म्स में, hc बाय लैम्डा। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, है ना। मतलब जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में। देखो दो आपके पास यूनिट्स थे जो मेजरली मैंने आपको पहले ही ज्ञान में दे दिया है, हैं? क्या था, एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है जूल। एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक है जूल। तो इस ये वाला फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे तो एनर्जी किस में निकल के आएगी, एनर्जी निकल के आएगी आपकी जूल्स में। क्लियर, कोई समस्या नहीं? ठीक है, चलो ये चीज़ हमने देख ली, ये चीज़ हमने देख ली। अब देखो हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हुए चले, है ना। एक क्वेश्चन देता हूँ, करिए उसे, करिए उसे। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनर्जी। एक सेकेंड, है ना, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, है ना, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। चलिए देखते हैं, है ना। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल्स टू, सपोज करो वेवलेंथ हम ले लेते हैं 3100 एंगस्ट्रॉम। चलो ये आपको क्या निकालनी है, इसकी एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, एच सी बाय लैम्डा। अभी तो देखा हमने, अभी तो देखा। तो क्या करोगे आप, एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट, एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा, एच क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। सी क्या है, 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ, है ना। अब देखो वेवलेंथ क्या है आपकी, 3100 एंगस्ट्रॉम। पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 3100 इंटू 10⁻10 मीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, 31 इंटू 10⁻8 मीटर हो जाएगा। सही है, तो ये कितना आ गया, 31 इंटू 10⁻8, ये हो गया। EP एनर्जी ऑफ फोटोन किस में निकल के आएगी, जूल में। ये फॉर्मूला जब जब अप्लाई करोगे एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। करो कैलकुलेट, बैंड बच जाएगी, है ना। कैलकुलेशन में तो दिख रहा है कि भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, तो जब जब ऐसी गड़बड़ आएगी तो एक मसीहा आएगा, उस मसीहा का नाम क्या है, नितेश देवनानी। नहीं नहीं नहीं, है ना। ये बहुत ही कॉमन सी आपको ट्रिक बता रहे हैं जो कि हर जगह ही बताई जाती है। ठीक है, ठीक है, चलो ये ट्रिक आपको लगानी है हमेशा, है ना। ये आप ट्रिक लगाओगे ना, आपकी देखना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान आ जाएगी। आपको एनर्जी निकालनी है किसकी, फोटोन की, है ना। आपको एनर्जी निकालनी है फोटोन की। कैसे निकालोगे, 12400 एक कांस्टेंट ले लो ऊपर, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर लो। और वेवलेंथ किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रॉन्ग में। आपको कोई मीटर में, कोई नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपली जो एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू दे रखी है उसको पटक दो। और जो ये एनर्जी निकल के आएगी उसकी यूनिट क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी एनर्जी, उसकी यूनिट क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो दो यूनिट हैं, कौन कौन सी, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये वाली आप ट्रिक लगाते हो, इससे एनर्जी किस में निकल के आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हो, इससे एनर्जी किस में निकल आती है, जूल में। तो देखो अब क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे चार, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मिल सकते हैं, वो जूल में भी मिल सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको अप्लाई यही ट्रिक करनी है। क्यों, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो इस ट्रिक से मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। EP इक्वल्स टू 12400 अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, 3100 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ देखो काटा पीटी करो, ये कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। कितनी आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ठीक है, अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो। 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा ये तभी तो आज इस अभी के लिए तो पढ़ाया था, ये मैंने क्या पढ़ाया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, तो क्यों पढ़ाया था, क्योंकि अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं पे। कर लिया भैया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो जूल में कन्वर्ट करनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। आ गया आंसर। तो देखो अब आपको यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन देखने होंगे कि अगर आपने क्या करा, पहले हमेशा ये ट्रिक लगा दी। ये ट्रिक लगाओगे एनर्जी किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो मैंने एज इट इज एंगस्ट्रॉन्ग में डाल दिया है, मैंने कोई कन्वर्जन नहीं करा है।
3100 एंगस्ट्रॉम था, 3100 वैल्यू डाल दी। अब आपको क्या देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं। अगर सपोज करो आपका जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आपका ये रहा आंसर यार, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये रहा आंसर। अगर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये रहा आंसर। अब आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पे भी तो देखो कैलकुलेशन है, कहाँ पे, यहाँ पे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। ये करो और एक ये करो, कौन सी आसान है? ऑटोमेटिकली यही आसान है ऑब्वियसली, राइट। तो आपको हमेशा ट्रिक करनी है अप्लाई, फिर देखना है कि यार एनर्जी किस में पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर जूल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ ही जाएगी, जूल में तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons having लैम्डा 200 नैनोमीटर। चलो करो अप्लाई, ट्रिक सही करना है ना, एच सी बाय लैम्डा से तो कर ही लोगे, लेकिन उसमें बस एक ही क्वेश्चन कर पाओगे फिर पूरे के पूरे नीट में, है ना। है ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है उसमें, तो ट्रिक भैया ट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि टाइम भी तो बचाना है, समय भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। अब देखो ट्रिक क्या थी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज 12400 अपॉन लैम्डा किसमें, इन एंगस्ट्रॉम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा, लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि भैया हमको वेवलेंथ तो नैनोमीटर में दे दी, हमें तो एंगस्ट्रॉम में दी नहीं, तो कन्वर्ट कर ले यार, कैसे करते हैं, वेवलेंथ किस में निकालनी है आपको, अब आपको एंगस्ट्रॉम में। तो बेसिकली क्या करो, जो वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे रखी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या दे रखा है, 200 दे रखा है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा ये, 2000 एंगस्ट्रॉम। अब तो डाल सकते हो, बिल्कुल, अब वैल्यू डालो, क्या करोगे, 12400 अपॉन वेवलेंथ किसमें, एंगस्ट्रॉम में, यहाँ देखो ये डाल दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये किसकी निकली है, ये जो एनर्जी निकली है ना, ये किसकी निकली है, एक फोटोन की निकली है। ये एनर्जी किसकी निकली है, एक फोटोन की निकली है। ठीक है, आपको एक फोटोन की पूछी है क्या, नहीं, आपको किसकी पूछी है, ध्यान से सुनो, 1 मोल फोटॉन्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 1 मोल फोटॉन्स है। 1 मोल फोटॉन्स का मतलब क्या है, 1 मोल फोटॉन्स का मतलब है Na फोटॉन्स, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 6.2 इंटू 10 टू द सॉरी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Na फोटॉन्स की कितनी हो जाएगी, देयरफॉर आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 6.2 इंटू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लगेगी। बोल रहे नहीं भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, जूल में निकालो। ठीक है भैया, ये लो, जूल में बोल रहा है तो सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया तो करो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। हाँ या ना, क्लियर, क्योंकि ये तो एक फोटोन की है, हमको तो एक मोल की पूछी गई थी, तो एक मोल की तो ऑटोमेटिकली यही है, ये किसकी है, एक मोल की है, एक मोल फोटॉन्स की है। सही, क्लियर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको यार बहुत अच्छी क्लियरिटी होएगी। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस बार क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted in 2 seconds by a bulb of 60 watt। चलिए आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, किसमें, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। कौन एमिट कर रहा है, 60 वॉट का बल्ब एमिट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि 60 वॉट का मतलब क्या है। देखो वीडियो पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है आपको, है ना, आपका काम देखो केवल अटेम्प्ट करना है। आपका काम ये नहीं है कि यार ये सोचना कि यार
गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप लोगों का केवल काम है कि आप शिद्दत से इसे अटेम्प्ट करिए। सही गलत तो देखो यार चीज़ें होती रहेंगी, है ना, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अभी आप लोग केवल ये देखो कि हाँ क्या मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो हो गई आपकी जीत, तो हो गई आपकी जीत। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 सेकेंड बाय अ बल्ब ऑफ 60 वॉट। 60 वॉट का पहली बात तो मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। 60 वॉट का मतलब होता है कि 60 जूल्स, क्या चीज, 60 जूल्स एमिट हो रहे हैं कब, इन 1 सेकेंड। वॉट क्या है, एक पावर का यूनिट है। वॉट क्या है, एक पावर का यूनिट है। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। मतलब 60 जूल्स एमिट हो रहे हैं 1 सेकेंड में। आपको कितना टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, हमको तो यार 2 सेकेंड बोल रखा है। देयरफॉर एनर्जी इन 2 सेकेंड जो एमिट हो रही है, 2 सेकेंड में कितनी होगी, 1 में 60 हो रही है तो 2 में कितनी होगी, 60 इंटू 2 विच इज वॉट 120 जूल, विच इज वॉट 120 जूल। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो अब बेसिकली वो बोलना, अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं दी मैंने, वेवलेंथ नहीं दी है ना। वेवलेंथ आप लोग मान लीजिए इसकी, मान लो 2000 एंगस्ट्रॉन्ग में मान लो, ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन में दे रखा है ना। हाँ मेरे को अभी क्वेश्चन करते करते ध्यान आया वेवलेंथ तो दी नहीं, तो आप कर कैसे पाओगे, है ना, ये वाला नहीं कर पाए होगे। अब कर लो अटेम्प्ट, अब कर लीजिए अटेम्प्ट। तो देखो 60 वॉट का मतलब हो गया आपके पास 120 जूल हो गया 2 सेकेंड में, ठीक है। वेवलेंथ भी आपको दे रखी है। तो अब बोल रहा है कि यार इतनी टोटल एनर्जी चाहिए मेरे को, और एक फोटोन की वेवलेंथ कितनी है 2000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो कितने फोटोन लेके आऊं, कितने फोटोन लेके आऊं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जितनी एनर्जी चाहिए इक्वल टू, सपोज करो आप एक्स फोटॉन्स लेके आए, एक्स फोटॉन्स लेके आए, और उनकी एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा से निकाल लो या तो, है ना। देखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, चाहो तो वो ट्रिक से भी कर सकते थे, बस उस ट्रिक से जो एनर्जी निकलती है वो किस में निकलती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है ना। यहाँ पे एनर्जी किस में है, जूल में, तो आपको वो बराबर करना पड़ता। तो मैंने डायरेक्टली एच सी बाय लैम्डा यहाँ पे लगाया, क्योंकि इस बार दोनों जगह ही कैलकुलेटिव रहेगा, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ट्रिक से भी कोई खास इसमें फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि देखो ये किस में आया है, जूल में, और यहाँ ये वाला जो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एच सी बाय लैम्डा, ये भी किस में निकलता है, जूल में। लेकिन जो ये वाली एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, ये किसकी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। ये जो ये है ना, देखो ये जो ये है, जो ये है, ये क्या है बेसिकली, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है ये। ठीक है, तो आपको तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो चाहिए, तो सपोज करो एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल एनर्जी कितनी चाहिए आपको 120, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। एक्स ही क्या है आपके, नंबर ऑफ फोटॉन्स। आई बात समझ में। तो ये था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जो आपका पार्टिकल नेचर डिनोट करता है एक लाइट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए इसे, समझिए इसे। जैसे देखो एक ये रहा, एक सेटअप बना रहे हैं, है ना, सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, ये था आपका, कोई उसने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ये क्या ले ली, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। यहाँ पे एक मेटल की रॉड ले ली, यहाँ पे आपकी दूसरी मेटल की रॉड ले ली। इन दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से। ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पे ले लिया आपने एमीटर, एमीटर भी लगा देते हैं, रुको। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने किससे, वायर से, और यहाँ क्या लगा दिया इसने, एमीटर, यहाँ क्या लगा दिया, एमीटर। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए, बेसिकली करंट मेजर करने के लिए। अब देखो क्या क्या कैसे क्या क्या लिया है, वो देखो, वो देखो, ये क्या है, मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस है, बहुत सही। ये क्या है, मेटल की सरफेस। ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली है, दिस इज सिंपली योर डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था कि ये जो आपका मेटल का सरफेस है, मेटल है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग आपके फोटॉन्स डालते हैं। क्या डालते हैं,
इस पे क्या डाले गए, फोटॉन्स डाले गए। इस पे क्या डाले गए, फोटॉन्स डाले गए। फोटॉन्स क्या है, बेसिकली एनर्जी है। फोटॉन्स क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस मेटल सरफेस पे हम एनर्जी फेंक रहे हैं। क्या फेंक रहे हैं, एनर्जी फेंक रहे हैं। जैसे ही इस मेटल सरफेस पे एनर्जी फेंकी गई, फोटॉन्स फेंके गए, तो ये देखा गया कि यार इस एमीटर में कुछ ना कुछ करंट आ गया। इस एमीटर में कुछ ना कुछ करंट आ गया। करंट कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे सर्किट में। तो ये देखा गया कि यार जब करंट आया, इसका मतलब क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल रहा है और वो ट्रैवल कर रहा है। वो ट्रैवल कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो सर्किट में आ चुका है। तभी क्या हो रहा है, इस एमीटर में करंट आ रहा है। करंट क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि करंट आ चुका है। ये एमीटर की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब क्या, करंट आ गया सर्किट में। और करंट क्यों आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए। और इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने फोटोन फेंका है मेटल सरफेस पे। तो जो मेटल था उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, emission of electron from surface of metal। एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल बाय, या फिर व्हेन photons of suitable energy, when photons of suitable energy are made to fall on it। मतलब जब जो इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, कहां से, सरफेस ऑफ मेटल से। कब, जब आप फोटोन मारते हो सूटेबल एनर्जी का। अब सूटेबल एनर्जी का मतलब क्या है, देखो एक यहां पे टर्म आता है वर्क फंक्शन। देखो प्रॉपर डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख ली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, है ना। एक टर्म आता है आपका वर्क फंक्शन। क्या आता है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है। वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स, टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। देखो यार सुनो, कहानी सुनो। अब यहाँ पे कहानी सुनो। यहाँ पे यार देखो आपका ये रहा मेटल का सरफेस, है ना। यहाँ पे ये रहा आपका मेटल का सरफेस। इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, है ना। मतलब एक एटम पकड़ लेते हैं हम, एक एटम पकड़ लेते हैं, उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखना, सुनना यहाँ पे, है ना। ये रहा आपका एटम। एटम क्या होगा, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत सही, बहुत सही। यहाँ पे जो फोटोन मारा आपने बेसिकली इस मेटल के सरफेस पे मारा ना, मेटल के सरफेस पे मारा। मतलब क्या, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे क्या, हर जगह क्या है, एटम्स ही एटम्स है ना। तो बेसिकली आप एनर्जी दे रहे हो, किसको दे रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आप चाहते हो, एमिशन चाहते हो इस इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूक्लियस बोल रहा है ऐसे कैसे यार, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस क्या करके बैठा है, पकड़ के बैठा है। न्यूक्लियस क्या करके बैठा है, पकड़ के बैठा है। तो हर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता है। ओनली दोज फोटॉन्स जिनकी एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ऊपर होगी, वो ही आपके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोला गया, वर्क फंक्शन। क्या है, मिनिमम एनर्जी। कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बड़ी है फाई से, वर्क फंक्शन से बड़ी है, ज्यादा एनर्जी लेके आयो, मिनिमम से भी ज्यादा लेके आयो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स। बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन के, कि ठीक है यार कम से कम मिनिमम एनर्जी तो लेके आयो, तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट अकर्स, फिर भी हो जाता है, बराबर में भी हो जाता है, बराबर में भी हो जाता है। लेकिन अगर कम एनर्जी लिया है फोटोन की, वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो कंडीशन समझ गए। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने का मतलब इजेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को एटम से, तो जो एनर्जी है वो या तो ज़्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, या फिर बराबर होनी चाहिए, बराबर भी चल जाएगी। लेकिन अगर कम एनर्जी लेके आओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये क्या है? मिनिमम एनर्जी है। ये क्या है? मिनिमम एनर्जी। ऐसे ही आपकी दो टर्म्स आती हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्या आती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको किससे नोट कर रहे हैं? सपोज करो एफ नॉट से कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है यार, मिनिमम एनर्जी नहीं, सॉरी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है एक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो हो जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा नॉट। अब आप लोग खुद बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम या मैक्सिमम? खुद सोचो, खुद सोचो। मैंने अभी क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन दोनों का क्या लेना देना? वर्क फंक्शन से। जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। ठीक है, या फिर लैम्डा के टर्म्स में बात करें तो एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये होता है, ये होता है, ये होता है आपका वर्क फंक्शन का और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रिलेशन। ठीक है, अच्छा, ऐसे कौन से मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ट देते हैं? ऐसे कौन से मेटल होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ट देते हैं? तो जैसे आपका सीजियम होता है, जैसे आपका सीजियम मेटल होता है ना, यहाँ लिख देते हैं, जैसे देखो आपका सीजियम है। ठीक है, सीजियम है, ये बढ़िया देता है। आपका पोटेशियम है, ये बेस्ट होते हैं जनरली, ये बेस्ट होते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मेटल है ना, मेटल आप ये ले सकते हो, बेस्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखो पिक्चर क्या हुई है यहाँ पे, जरा समझिएगा। ये रहा न्यूक्लियस भैया, ये रहे इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या डाला गया? फोटोन। इस पे क्या डाला गया? फोटोन, मतलब एनर्जी डाली गई। ये यहाँ से क्या करा? बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर करके क्या करेगा? ये भागना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा? भागना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, तभी तो करंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तभी तो क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। तो ये जब मूव कर रहा है तो इसकी जरूर इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। जरूर कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? हेडिंग यही है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इजेक्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो पूरा का पूरा जो मैं अभी बताने वाला हूं, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं? वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो ऐसे ध्यान रखोगे ना, याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। फॉर्मूले रटने से केवल काम नहीं चलता है, उनको हमें ध्यान भी तो रखना है, उनका हमें एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो एप्लीकेशन तो चलो क्वेश्चन से कर लेंगे, याद कैसे रखोगे लंबे समय तक? याद भी तो रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप लोग इसे याद रख सकते हो। कैसे? कैसे? आप देखो बेसिकली एनर्जी कितनी दे रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो? फोटोन ही तो मार रहे हो उस पर। हाँ, तो मतलब इसको ईपी एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर इसको एनर्जी दे रहे होगे। तो ईपी आपने एनर्जी दी, बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा हुआ होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस जाने नहीं देगा इस इलेक्ट्रॉन को, बोल रहा है जाने नहीं तुझे देंगे नहीं, है ना। तो आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, उस मिनिमम एनर्जी को ही मैं क्या बोलता हूँ, वर्क फंक्शन बोलता हूँ, बिल्कुल। तो जितनी आप एनर्जी लेके आए हो, कितनी लेके आए हो, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा आपका वर्क फंक्शन में चले जाएगा, जिसे आप मिनिमम एनर्जी बोलते हो, और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। किसकी, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ईपी जितनी आप एनर्जी दे रहे हो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, हम लोग लिख सकते हैं एच एफ से। थ्रेशोल्ड या फिर ये कौन है वर्क फंक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, एच एफ नॉट से प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और ऐसे ही लैम्डा के टर्म्स में से क्या लिख लूँ, एच सी बाय लैम्डा, और यहाँ पे क्या दे दूँ, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं, हाँ या ना। आया है बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, हाँ जी क्वेश्चन करें, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट जो यार वो है, ये इस वर्क फंक्शन के बारे में ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो वर्क फंक्शन होता है ना, वो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की, मतलब ये फिक्स रहती है वैल्यू। जैसे सीजियम की है तो सीजियम की वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे पोटेशियम की वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स, मतलब वो चेंज नहीं होती है। जब तक आप मेटल चेंज नहीं करोगे तब तक वर्क फंक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तब तक वर्क फंक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फोटोन की वेवलेंथ कितनी है, 4100 एंगस्ट्रॉम है। फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, वो क्या कर रहा है, मेटल सरफेस पे गिर रहा है, एंड बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट बोल रहा है वर्क फंक्शन बता दो यार भैया, दूसरा पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी इफ लैम्डा इक्वल्स टू 3100 एंगस्ट्रॉम। चलिए करिए। सोचो यार, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, अच्छे से समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, लैम्डा ये रहा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है। चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 4100 एंगस्ट्रॉम। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ट्रिक से। हाँ अब देखो, इसलिए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था पहले कि वो ट्रिक लगा सकते हो ना आप, कौन सी, 12400 अपॉन वेवलेंथ, किस में, एंगस्ट्रॉम में, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में डालो, और एनर्जी किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काटापीटी करो, अब देखो 41 इंटू 3 करो तो 123 आएगा। इतना अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, नहीं 124 है ना, 3 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से काट दिया तो ये कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो मैंने क्या बताया आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी लेके आए, कितने में बढ़ गई, 2 में, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे देखो कितनी एनर्जी लेके आए, ईपी, कितनी एनर्जी लेके आए, ईपी, कितने में बढ़ जाएगी, 2 में, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी में। कितनी एनर्जी लेके आए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फाई तो आपसे पूछा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाई क्या आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना बताइए, आसान है, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इस ये फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अब, है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो सेकंड पार्ट अब हमें निकालना है। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, जरा देखें क्या बोलना चाह रहा है वो। सेकंड पार्ट में बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ अगर वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉन्ग है, मतलब इस बार उसने लैम्डा चेंज कर दी है, उसने लैम्डा क्या कर दिया है 3100 एंगस्ट्रॉन्ग। क्या फाई चेंज होगा, नहीं, देखो मेटल चेंज नहीं करा है, जब तक मेटल चेंज नहीं होगा तब तक फाई भी चेंज नहीं होगा, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रहेगी, क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या यहाँ से मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, कैसे 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन्ग, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन्ग, काटा पीटी करो, ये काटा ये काटा, कितने से जाएगा 4 से जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो कितनी एनर्जी लेके आए थे, कितने में बढ़ गई, 2 में, 2 में, कितनी लेके आए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इस बार 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो ये होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट लिखेंगे और वो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उसे अच्छे से हमें देखना है और उस पर फिर हमको कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, वो भी चीज़ हम लोगों को समझनी है, वो भी चीज़ हमको समझनी है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, सब हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करती है, कि मतलब आप कितनी एनर्जी का फोटोन दे रहे हो, कितनी एनर्जी का फोटोन दे रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो ना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, ईपी, या फिर चलो जैसे एच एफ इक्वल्स टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी ना, बिल्कुल करेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल डिपेंड करेंगी, बट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इंटेंसिटी क्या होती है कि कितने फोटॉन्स आप मार रहे हो, इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, अगर कोई पूछेगी यार ये इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, जैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे फिर भी, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हम मार रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हम डाल रहे हैं उस मेटल सरफेस पे, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो डाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो, ठीक है, डाल रहे हैं मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, ठीक है ना, मतलब कितने फोटॉन्स आप मार रहे हो, कितने फोटॉन्स आप मार रहे हो पर सेकंड, वो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी। तो देखो यार काइनेटिक एनर्जी है जो किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, जो बाहर जा रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगी, क्योंकि सपोज करो आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटॉन मारा, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन में क्या रहेगी, ज़्यादा एनर्जी भी रहेगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा। लेकिन कितने फोटॉन आप मार रहे हो उस पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, उस पर कुछ भी डिपेंडेंस नहीं होगी, उस पर कुछ भी डिपेंडेंस नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, उस पर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हुई, दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंटेंसिटी की ही बात होती है। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है इंटेंसिटी पे ही। देखो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, या फिर जिसे और क्या बोला जाता है, फोटो करंट भी बोला जाता है। मतलब देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, इंटेंसिटी पे। क्यों,
अरे भैया इंटेंसिटी क्या होती है, कितने फोटॉन्स आप इस मेटल सरफेस पे मार रहे हो, तो जितने ज़्यादा मारोगे उतने ही ज़्यादा तो बाहर निकलेंगे। तो किस पे डिपेंड हो रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड हो रहा है, लेकिन बट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे कितनी फ्रीक्वेंसी का मार रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन कितने मार रहे हो, क्या इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट भी होगा। ठीक है, तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन इंटेंसिटी पे नहीं करती है। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, किस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मारोगे ना इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे देखो इस पर ग्राफ कौन से बनते हैं, देखो इस पर कौन से ग्राफ बनते हैं, इस पर ये ग्राफ बनते हैं। देखिए इस पे ये ग्राफ बनते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया आपका काइनेटिक एनर्जी, मैंने ले लिया ये सपोज करो फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ आता है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी रहती है आपकी, F0। क्यों, क्योंकि ये तो मिनिमम है ना यार फ्रीक्वेंसी। इससे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओ, है ना, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ अगर आप इंटेंसिटी के साथ बनाना चाहो, तो इंटेंसिटी से कुछ यार वो उसका लेना देना नहीं काइनेटिक एनर्जी का, सीधा ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कि भाड़ में जाए इंटेंसिटी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, और अगर उधर ही आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करें या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, देखो ठीक है, जैसे यहां पे क्या लिया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसकी जगह और क्या लिखा जा सकता है, फोटो करंट भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह फोटो करंट भी लिखा जा सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, बिल्कुल। क्योंकि देखो इंटेंसिटी क्या है, कितने फोटॉन्स आप मार रहे हो, जितने ज़्यादा फोटॉन मारोगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट रहेगा। तो वो तो देखो डायरेक्टली डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। लेकिन उधर ही अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, किसके, रुको सुनो, वाई एक्सेस पे क्या ले लिया, नंबर ऑफ फोटॉन ले लो, या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या फिर आप फोटो करंट भी ले सकते हो, या फिर आप इधर फोटो करंट भी ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे फोटो करंट भी ले सकते हो। और उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ, या फिर उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाना चाहें, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो अगेन कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं देखो रिपीट कर रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं या फिर जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, मे बी आपसे ग्राफिकल पूछ सकता है, या फिर आपको मतलब करेक्ट स्टेटमेंट करके भी पूछ सकता है। आई है बात समझ में, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई है सारी की सारी, ठीक है।